नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिभा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम बिल्कुल मजे से इसको सीखेंगे कि कैसे इसकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिफाइन किया गया है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मतलब क्या है, आप देख रहे होंगे, आप जहां पर रह रहे होंगे वो स्थलमंडल है, लिथोस्फीयर है। तो ये आपको पता है, आप जहां पर रह रहे हैं तो वो क्या है, स्थलमंडल है। लेकिन मतलब सरफेस है, सरफेस में, पृथ्वी की सरफेस में आप लोग रह रहे हैं, धरातल में आप लोग रह रहे हैं, हम लोग सभी लोग धरातल में रह रहे हैं। जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई, जितनी भी पेड़ पौधे लगे हुए, सब कहां पर हैं, पृथ्वी के सरफेस में। लेकिन जो पृथ्वी के अंदर वाले हिस्से में, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या होता है और अंदर कहां तक गया है, तो इन सभी चीजों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर आखिर देखिए, आपको बता दें कि हमारी ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के अंदर सेंट्रल पॉइंट तक, सेंटर बिंदु पॉइंट तक, केंद्र तक आखिर ऐसा क्या है, इसके बीच में ऐसा क्या है कि इसके ऊपर जो भी चीजें हैं धरातल के ऊपर, ये देखिए मान लीजिए धरातल है, इस पे मान लीजिए समुद्र भी है और पेड़ पौधे भी हैं, पहाड़ भी हैं, पर्वत, पठार, कई चीजें ऐसी, बहुत सी चीजें हैं, और हम लोगों ने कई घर भी बना कर रखे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है पृथ्वी के अंदर, क्या पृथ्वी के अंदर टोटल सॉलिड है? अगर दो टोटल सॉलिड है तभी तो ये झेल पाएगा। लेकिन अगर सॉलिड है तो फिर ये आपको पता होगा कि वोल्केनो यानी ज्वालामुखी कैसे निकल के आती है। तो वोल्केनो कैसे निकल के आती है, ज्वालामुखी कैसे निकल के आती है? क्योंकि देखा होगा, आपने सुना होगा कि जब ज्वालामुखी आती है तो वहां से तो लिक्विड फॉर्म में आती है। अगर लिक्विड फॉर्म में आती है तो अंदर सॉलिड कैसे है? अगर अंदर लिक्विड है, मतलब सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, तो अगर लिक्विड है अंदर तो इतना सब वजन कैसे झेले हुए, मतलब इतनी सब चीजें हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पौधे हैं, हम लोगों ने बिल्डिंग्स बना के रखी हैं और हम लोग भी इसके ऊपर रहते हैं, तो इतना आखिर सब कैसे है? तो आज के इस लेक्चर में हम यही सब सीखेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसको पृथ्वी समझ के मत पढ़िए, इसको समझिए आप पिज्जा है। पिज्जा के क्या होते हैं, देखिए ऐसे ऐसे वो कर दिए जाते हैं, स्लाइस बना दिए जाते हैं। तो मतलब समझ लीजिए हमने पिज्जा की एक स्लाइस उठा के यहाँ ले लिया, पिज्जा की एक स्लाइस को उठा के यहां ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, ये वाली, ठीक है, ये मान लीजिए ये हमने ले लिया। अब इसी के थ्रू हम समझेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। देखिए, अगर हम क्या करें, आपको पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको, तो अगर आप सबसे पहले देखते हो कि सबसे पहले क्या पाया जाता है, क्रस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? क्रस्ट पाया जाता है। क्रस्ट मतलब भूपर्पटी, और फिर इसके बाद में फिर पाया जाता है मेंटल। मेंटल, देखिए ये मेंटल वो वाला मेंटल नहीं तो आप लोग स्पेलिंग क्या करें, मेंटल लिखते हैं, मेंटल। ये मेंटल नहीं है, इसको मेंटल को ध्यान रखना। ये क्रस्ट मतलब भूपर्पटी, भूपर्पटी, और ये भूप्रभार, भूप्रभार, ये पाया जाता है। देखिए, क्रस्ट पाया जाता है, मेंटल पाया जाता है, फिर इसके बाद में कोर पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, कोर का मतलब होता है क्रोड, कोर का मतलब होता है क्रोड। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे कहां से जाएंगे। देखिए, इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले तो इसकी थिकनेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसके ऊपर पूछे जाते हैं? थिकनेस के ऊपर, मतलब कितनी इसकी थिकनेस रही है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी कितनी थिकनेस पर है। और दूसरे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलिमेंट पर, कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, सियाल, सीमा, निफे वगैरह, ये सब सुने होंगे। तो इनसे रिलेटेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्रस्ट के बारे में। तो ये कितना होता है, ये जो हम यहाँ पर रह रहे हैं, ये हमारा धरातल है 0 किलोमीटर। यहाँ से जो क्रस्ट होती है लगभग 34 किलोमीटर के समथिंग में होती है। और जो मेंटल की दूरी होती है, वो कितनी होती है, 28-51,
2851 को हम क्या लिख सकते हैं, लगभग में 2900 लिख देते हैं, 2900 किलोमीटर ये लिख देते हैं। वैसे होती कितनी है 2851, कहीं कहीं पे ये लिखा होगा, कहीं कहीं पे ये लिखा होगा, तो आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। 2851 या 2900 लगभग बात बराबर ही पड़ जाएगी। यहाँ पर ये कोर कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की ये कोर होती है लगभग 6400 किलोमीटर। आपको 6400 याद रख लीजिए, वैसे होती कितनी है 6371 किलोमीटर। यहाँ पर ये होती है कोर, ये चीज देखिए कोर होती है, इतनी जगह कोर लिए हुए है। अब क्वेश्चन ये आता है, कंफ्यूज ये होते हैं लोग, देखिए ये 0 से 34 किलोमीटर मतलब 34 किलोमीटर ये भूपर्पटी दी है, क्रस्ट लिए हुए हैं। इसके बाद 34 से 2900 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर, 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर भूप्रवार लिए है। इसके बाद में 2900 से 6400 किलोमीटर कौन लिए, कोर लिए, क्रोड लिए है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, अगर यहां पर वॉल्यूम चेक किया जाए, वॉल्यूम चेक किया जाए तो वॉल्यूम के हिसाब से देखिए, वॉल्यूम के हिसाब से कितना हो गया, ये वॉल्यूम होगी इसकी 1%। देखिए 1% इसकी वॉल्यूम है, मतलब इसका आयतन कितना लिए हुए, 1% क्रस्ट लिए हुए है। इसके बाद में ये कितना है, ये लिए 83% से 84%, 83% से 84%। यहां पर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। और फिर ये कितने लिए है, ये लिए है लगभग में 12 से 13% लिए हुए, लगभग में 13% लिए हुए है। इतना आपको याद रखना होगा, ये कितने लिए, लगभग में 13% लिए हुए है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। ये हमारे, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहां से पुट होता है, क्वेश्चन पुट होता है कि ये जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन तो यहीं से पुट होता है कि सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, क्रस्ट पाया जाता है, इसके बाद क्या पाया जाता है, मेंटल पाया जाता है, इसके बाद कोर पाया जाता है। मतलब आपको ये याद रखना होगा, सबसे पहले क्रस्ट, सबसे पहले क्रस्ट, नंबर 2 पर क्या होता है, मेंटल, मेंटल, इसके बाद में क्या होता है, कोर, जिसे हम क्रोड कहते हैं, भूपर्पटी, भूप्रवार और क्रोड, ये इसका मतलब सीक्वेंस है। सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर, ये इसका सीक्वेंस रहता है। अब यहां पर भी आपने देखा होगा कई बार, देखिए क्या होता है कि क्रस्ट को भी 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, एक तो अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। इसके बाद में मेंटल को भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और कोर को भी आउटर कोर, आउटर कोर और इनर कोर, आंतरिक और बाहरी, आंतरिक और बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, ऊपरी भूप्रवार और निचला भूप्रवार, ये ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। ये देखिए इस तरीके से, तो आप ये भी याद रखिए। आपको पता होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मान लीजिए, यहीं पर हम बात करते हैं, इस पृथ्वी में, ये हमारे पृथ्वी है, ग्लोब है, गोला है, ये पृथ्वी मतलब प्लेनेट है हमारा। तो इसका जो अंदरी भाग है, ये सबसे बाहरी भाग, ये क्या हो जाएगा, इसका क्रस्ट हो जाएगा। क्रस्ट में भी अगर हम पॉइंट लगा दें, यहाँ पर देखिए, देख लीजिए यहाँ पर, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, ये किस हिस्सा क्या कहलाएगा, अपर मेंटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉरी, अपर क्रस्ट कहलाएगा, अपर क्रस्ट। और जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, लोअर क्रस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, लोअर क्रस्ट। देखिए सर, आप लोगों को ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी होंगी। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या सीखा, ये बिल्कुल लड्डू तरीके से आपको सिखा रहे हैं, बिल्कुल हल्के तरीके से, कि बिल्कुल आप स्टार्टिंग से 0 से हीरो लेवल तक आपको ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने सीखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या पाया जाता है, क्रस्ट पाया जाता है, जो कितनी होती है, 0 से 34 किलोमीटर, हमने थिकनेस देख ली। इसके बाद में 34 किलोमीटर से 2851 किलोमीटर या लगभग 2900 किलोमीटर क्या होता है, भूप्रवाह यानी मेंटल होता है।
इसके बाद में 2851 से या 2900 किलोमीटर से लगभग 6400 किलोमीटर, लेकिन एक्यूरेट क्या है 6371 6371 किलोमीटर तक क्या होता है क्रोड होता है, यानी कोर होता है, जिसकी वैल्यूम अगर देखी जाए तो लगभग 13%, देखिए लगभग में है, और ये लेता है लगभग में 83 से 84% या 85% भी हो सकता है, ये लेता है 1% वैल्यूम। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आखिर हम पृथ्वी की संरचना पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो आपने पहाड़ देखे होंगे, आपने पर्वत देखे होंगे, आपने प्लेटू देखे होंगे, पठार देखे होंगे, तो ये सब कहाँ से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति में जो बदलाव आते रहते हैं, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो आपस में मतलब क्या करते रहते हैं, इधर उधर विस्थापन करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, स्लो मूवमेंट करते, कैसा करते हैं, स्लो मूवमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से जो ऊपर बनता है वही क्या होता है, वही कुछ पठार बन जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी आपको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताएंगे अगले लेक्चर में ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें हम आपको बताएंगे कि पर्वत कैसे बनते हैं। अब जैसे ये मान लीजिए क्या है कि पर्वत कैसे बनते हैं, पठार कैसे बनते हैं, मतलब क्या क्या चीजें, और उसी में हम बताएंगे कि जो पृथ्वी के निचला हिस्सा मरियाना गर्त लगभग 1900 किलोमीटर है, और 18 किलोमीटर पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा मरियाना गर्त है, मरियाना ट्रेंच, और ऊपरी हिस्सा हिमालय का, वो जो हिमालयन है, हिमालयन की चोटी है। अब यहाँ पर हिमालयन की चोटी लगभग कितनी है, 8 किलोमीटर के समथिंग में है, और मरियाना गर्त लगभग में कितना है, 17 या 18 किलोमीटर के समथिंग है, 17 से 18 किलोमीटर के समथिंग में है। अब सॉरी यहाँ पर कितना है, 17-18 नहीं 11 किलोमीटर है, कितना है भाई 11 किलोमीटर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, ऊपरी हिस्से मतलब धरातल से ऊपरी और धरातल से नीचे हिस्से, जो सबसे निचला हिस्सा है, इनके बीच की दूरी लगभग कितनी है, 20 किलोमीटर है। आपको ये याद कर लिया है, लेकिन ये हुआ कैसे, मरियाना गर्त आया कैसे है, तो इसके बारे में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें मैंने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा यहाँ पर पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं, यानी भूपर्पटी कहते हैं, जो कि 34 किलोमीटर तक होता है। पृथ्वी के उससे निचले हिस्से को हम भूप्रवाह कहते हैं, यानी मेंटल कहते हैं, जो कि 2851 या 2900 किलोमीटर तक होता है। इसके निचले हिस्से को हम कोर कहते हैं, जो कि 6400 किलोमीटर तक होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीखने वाली एक चीज है, वो आपको बता दे रहे हैं। इसकी थिकनेस आपको याद कर लीजिए, इसकी थिकनेस याद कर लीजिए, वॉल्यूम भी याद कर लीजिए, कौन कितनी वॉल्यूम कवर करता है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा आपको कि कितना ऑप्शन पे दिया गया है। यहाँ पर अगर मान लीजिए केवल भूपर्पटी का पूछा गया है और 1% ना देके 2% दिया है और 1% नहीं दिया है, तो आप 2% पे लगा दीजिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए भूप्रवाह में 83 या 84 ना देकर 85 दिया है, 86 दिया गया है, और इसके बाद में सारे ऊपरी ऑप्शन है, मतलब 90 प्लस है या फिर कोई 83 से कम है, तो आप इन पे ही लगाइएगा, मतलब 83 से ऊपर ही लगाइएगा, तो उससे कम मत लगाइएगा। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने बात कर ली कि हमने क्या क्या सीख लिया, भूपर्पटी, भूप्रवाह और क्रोड होती है। अब लेकिन इसमें सबसे पहले हम आपको बताएं, देखिए जो क्रस्ट होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कैसे होती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। लेकिन एक सबसे बड़ी दुख दर्द पता क्या है, सबसे बड़ा दुख दर्द ये है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट के हिस्से में ही, अब जैसे मान लीजिए हम केवल क्रस्ट का बना रहे हैं, अभी यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए केवल क्रस्ट बना रहे हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए क्रस्ट है कि नहीं, क्रस्ट, ये क्रस्ट है, ये आपकी क्रस्ट दी गई पृथ्वी की, मतलब आंतरिक संरचना में जो है ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट दी गई है, ठीक है, ये क्रस्ट है। यहाँ पर तो बैठा है कोई, मतलब यहाँ पर घर बने हुए हैं, यहाँ पर क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ है, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, घर बने हुए हैं। और यहाँ पर ये बैठे हैं भाई आप, ये बैठे आप आराम से चाय की चुस्की ले रहे थे, आराम से चाय की चुस्की ले रहे थे। यहाँ पर मतलब आपने देखा कि मतलब लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, और ये वोल्केनो ज्वालामुखी फट रही है और लावा निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, लावा बाहर निकल रहा है। लावा क्या क्रस्ट से निकलेगा, नहीं, लावा क्रस्ट से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो क्रस्ट होता है वो कैसा पार्ट होता है, सॉलिड होता है। और सॉलिड पार्ट कहां तक होता है, सॉलिड पार्ट होता है आपके 100 किलोमीटर तक,
100 किलोमीटर तक, मतलब वोल्केनो का जो वोल्केनो निकलती है, ज्वालामुखी निकलती है, कहां से? 100 किलोमीटर से तो नहीं निकलती है। मतलब क्या है, यहां पर आपको समझाने का सीधा मतलब है कि ये 0 से 34 किलोमीटर तक क्रस्ट है। इसके बाद में 100 किलोमीटर तक ये मेंटल का पार्ट है, वो भी कौन सी मेंटल का? अपर मेंटल का पार्ट है। किसका पार्ट है? अपर मेंटल का पार्ट है। यहां पर ये अपर मेंटल का पार्ट है, ऊपरी भूप्रवाह का पार्ट है। तो ये कैसा होता है? सॉलिड होता है। अब यहां पर जब ये सॉलिड है तो ज्वालामुखी निकलेगी कैसे? तो भाई यहां पर आपको बता दें, अपर मेंटल में ही जो 700 किलोमीटर तक का होता है, ये होता है 100 से 700 किलोमीटर सेमी सॉलिड। अब आप फिर से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहां पर सेमी सॉलिड है तो फिर कैसे निकलेगा? देखिए, ये सेमी सॉलिड तो होता है, मतलब ना ही ज्यादा सॉलिड होता है ना ही ज्यादा लिक्विड होता है, मतलब बीच का भाग होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो ज्वालामुखी का जो निष्कारण है, मतलब जो निकलती है वो यहीं से निकलती है। ज्वालामुखी निकलती है वो यहीं से निकलती है। अब यहां से कैसे निकलती है? यहां से देखिए प्रेशर रिलीज हो रहा है। जब प्रेशर रिलीज हो रहा है तो ये क्या है? प्रेशर रिलीज होने की वजह से और ज्यादा सॉलिड होना चाहिए, तो ये सॉलिड फॉर्म में तो है, लेकिन कैसा है? सेमी सॉलिड। अगर प्रेशर रिलीज होते हुए कहीं जरा से भी दरार मिल गई तो यहाँ पर इसको दरार मिल गई तो क्या होगा? जब प्रेशर रिलीज होगा और जब दरार मिल गई तो क्या पानी अचानक से ऊपर आएगा। यहाँ पर जो लिक्विड फॉर्म वाला चीज, लिक्विड फॉर्म है, वो अचानक से ऐसे करके ऊपर आएगी और यहाँ पर बूम हो जाएगी, मतलब एकदम निकल आएगी। तो यहाँ पर निकल आए। अब यहाँ से ज्वालामुखी से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? लावा। देखिए, अभी हम आपको ज्वालामुखी के बारे में सारी चीजें डिटेल से बताएंगे, लेकिन बस हम आपको समझाने के लिए ये चीज बता दे रहे हैं अभी। तो यहां से क्या निकलेगा? लावा। तो लावा क्या है? एक डायरेक्ट एविडेंस है। लावा क्या है? लावा इज अ डायरेक्ट एविडेंस। अब किस चीज का एविडेंस है? टू स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। टू स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए डायरेक्ट एविडेंस क्या मिलता है? हमें लावा मिलता है। कि हम लावा से पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था थिकनेस से ऊपर, वो मैंने ये आपको बता दिया, लेकिन एलिमेंट को समझाने के लिए मैंने ये आपको बताया था। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। हालांकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का ये भी टॉपिक है, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा, इसके अगले ही टॉपिक में। जैसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताएंगे, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बाद में हम सीधे सीधे इन्हीं सब के बारे में, लावा, सुनामी, अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर ये सब चीजें आती कैसे हैं? तो ये सब चीजें तभी आती हैं जब पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, भले स्लो मूवमेंट हो या लेट मूवमेंट हो। तो इसी वजह से पृथ्वी के अंदर ये सब चीजें, मतलब पृथ्वी के अंदर जब मूवमेंट होता है तो बाहर ये सब चीजें बनती हैं। अर्थक्वेक आता है, मतलब भूकंप आता है। अर्थक्वेक मतलब क्या है? भूकंप आता है। और क्या होता है? वोल्केनो आती है। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी आती है, ज्वालामुखी। इसके बाद में और क्या? माउंटेन बनते हैं, माउंटेन बनते हैं, माउंटेन बनते हैं, मतलब पर्वत बनते हैं, प्लेटू बनते हैं, ऐसे बहुत सी चीजें मतलब निर्माण होता रहता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से होता है। तो हमने समझ लिया कि एलिमेंट के बारे में हम समझते हैं। एलिमेंट के बारे में समझने से पहले, एलिमेंट के बारे में समझने से पहले हम मेन टॉपिक पर वापस आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट के कितने भाग होते हैं। अब देखिए, यहां पर ये मान लो घर है, यहां पर ये मान लो घर है, ये घर है, यहां पर ये आप बैठे हैं भाई, आराम से चाय की चुस्की ले रहे हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर दूसरे घर है, मतलब सब कुछ है। लेकिन किसी ना किसी जगह पर, आपने तो देखा होगा भाई, किसी ना किसी जगह पर समुद्र तो होगा, ओशन तो होगा, महासागर तो होंगे। तो यहां से क्या होता है? जो ये महासागर है, ये क्या है? मान लीजिए पानी भरा हुआ महासागर है।
अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि महासागर है तो पूरा नीचे तक क्रस्ट वाला भाग लिए हुए हैं, तो बिल्कुल क्रस्ट वाला भाग नहीं लिए हुए हैं। क्रस्ट के नीचे देखिए महासागर के जस्ट नीचे क्या होगा, ये क्रस्ट ही होगी, मतलब यहाँ पर भी सॉलिड फॉर्म में कुछ ना कुछ पाया जाता होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीचे तक चला गया है, बिल्कुल सेंट्रल बिंदु तक ये पानी चला गया, महासागर चला गया, ऐसा नहीं है। ये क्रस्ट होगा जो कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। लेकिन और इसके बाद में जो ये वाला क्रस्ट पार्ट बचा हुआ है, ये लिथोस्फीयर मतलब जो ये कॉन्टिनेंटल पार्ट बचा हुआ है, देखिए इसे जहां पर मतलब लोग रहते हैं और जहां पर पर्वत है, पठार है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप कहते हैं, कॉन्टिनेंटल पार्ट। ये क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। क्या है भाई, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, महाद्वीपीय भूप्रपटी है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। लेकिन जब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो भाई ये क्या है, ये क्रस्ट नहीं है, ये भी क्रस्ट है, लेकिन कैसी क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है। कैसी क्रस्ट है भाई, ओशियनिक क्रस्ट है। ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ है ये कैसा है, जो भी समुद्र के नीचे हिस्सा पाया जाता है, समुद्र के नीचे। अब देखिए ऐसा तो है ना कि समुद्र के नीचे कोई सॉलिड फॉर्म में ना हो, मतलब कुछ पृथ्वी का हिस्सा ना हो, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये कैसा है, ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है ये भी पूछ दिया जाता है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होते हैं, ये सब चीजें पूछ दी जाती हैं ऑप्शन में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज पूछी जाती है, जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसमें आपको एक चीज और याद रखनी होगी, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या है, मोर देन द ओशियनिक क्रस्ट, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज्यादा है किससे, ओशियनिक क्रस्ट से ज्यादा है। आपको एक सिंपल सा लॉजिक देख लीजिए, आपको ज्यादा दिख रही होगी कि जहां तक जो पृथ्वी पर है सबसे ज्यादा क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मतलब कॉन्टिनेंटल धरातल है जिस जहां पर लोग रहते हैं वगैरह वगैरह काफी चीजें हैं। लेकिन जो ओशियनिक क्रस्ट है वो कैसी है, कम है। देखिए इसका आपको ये भी कम लग रहा होगा। अगर मान लीजिए इसका जो सबसे निचला बिंदु अगर मान लीजिए 11 किलोमीटर या 12 किलोमीटर जो भी है, तो इससे क्या है, बचा हुआ पार्ट ही तो क्रस्ट कहलाएगा। ये तो ओशन है ना, ये तो ओशन है, तो ये ओशन है। लेकिन तो इससे क्या सीधे सीधे पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशन क्रस्ट से ज्यादा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सा मतलब निम्न में से कौन सा ज्यादा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशियनिक क्रस्ट। ये इस तरीके से क्वेश्चन, हालांकि दो ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा और तरीके से दिया गया होगा। लेकिन आपको एक चीज मतलब एक माइंड में होना चाहिए सेट कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज्यादा होती है किससे, ओशियनिक क्रस्ट से ज्यादा होती है। यहाँ पर एक जो ये चीज क्लियर कर लीजिए आप सबसे पहले। इसके बाद में दूसरी चीज देखिए क्लियर क्या करनी है आपको, कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। लेकिन एलिमेंट पाए जाने से पहले हम आपको एक चीज और बता दें, इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा बाद में। अगर ये पूछा जाए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, इनमें से भारी कौन सा है, हैवी कौन सा है, इनमें से हैवी कौन सा है, भारी कौन सा है, कौन सा है ये बताना है आपको। इसका आंसर आपको बाद में पता चल जाएगा, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में हैवी कौन सा है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर वापस, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें मैंने क्या क्या पढ़ लिया, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मैंने पढ़ लिया कि आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पृथ्वी के अंदर 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं, एक तो क्रस्ट है, इसको हम एक साइड में नोट्स बनाते चलते हैं। पहला क्या है, पहला तो आपका क्रस्ट है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका मेंटल है। तीसरा क्या है, तीसरा आपका कोर है। ये कितना होता है 34 किलोमीटर तक, ये कितना होता है 2900 किलोमीटर तक, और ये कितना होता है 63-71 किलोमीटर तक ये होता है। ये चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखनी होगी। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा था, क्रस्ट के 2 पार्ट कौन कौन से, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है, और किससे ज्यादा होती है, ओशियनिक क्रस्ट से।
क्योंकि कॉन्टिनेंटल पार्ट पृथ्वी पर ज्यादा है, ओशियनिक क्रस्ट से ज्यादा है। कैसे? देखिए भरा पानी है, लेकिन अगर मान लीजिए, अगर देखिए जो हमने बताया था आपको, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बताई थी और ये जो पानी भरा हुआ है ये ओशियनिक क्रस्ट बताई थी, तो ये जो ज्यादा होगी तो इसका आयतन ज्यादा होगा, उस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का आयतन ज्यादा होगा। हालांकि ये बात अलग है। अब हम आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं। पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप नोट कर लीजिए। पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एवरी आफ्टर 32 मीटर इन 1 डिग्री टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। मतलब कितना इंक्रीज होता है? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता है? 1 डिग्री। अब ये टेम्परेचर होता इंक्रीज क्यों है? आखिर हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? ये अंदर हम जा रहे हैं पृथ्वी के अंदर, तो टेम्परेचर है इंक्रीज क्यों हो रहा है? ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है? रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट। वाई इंक्रीजिंग? रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट। रेडियो धर्मी पदार्थ की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की वजह से टेम्परेचर है बढ़ता है 1%। कितना? 32 मीटर जाने पर 1% टेम्परेचर बढ़ता है, ड्यू टू रीजन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट। रेडियो धर्मी पदार्थ की वजह से टेम्परेचर क्या है? बढ़ता है। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होते हैं? इनके पास क्या होती है? खुद की ऊष्मा होती है। ये क्या कर रखते हैं? रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट कंटेन ऑन हीट, खुद की ऊष्मा रखते हैं। क्या रखते हैं? ये खुद की ऊष्मा इनके पास होती है। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होते हैं, इनके पास इनकी खुद की ऊष्मा होती है। तो इसी कारण की वजह से प्रत्येक 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, जब प्रत्येक 32 मीटर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। किसकी वजह से बढ़ेगा? ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट की वजह से बढ़ेगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन हम इसको एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या होता है, सीन क्या क्या बनता है। मैंने आपको बताया था कि लावा इज द डायरेक्ट एविडेंस, इसको भी इरेज कर देते हैं। लावा इज द डायरेक्ट एविडेंस टू स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, टू स्टडी अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मैंने क्या बताया था कि लावा आपका डायरेक्ट एविडेंस है जिससे हम अर्थ की, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी कर सकते हैं। यहां पर देखिए लावा कहां से निकलता है? वोल्केनो। सबसे पहले वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा, या फिर कह सकते हैं आप मैग्मा। मैग्मा। अब ये लावा और मैग्मा किस वजह से कितना होता है? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में होता है। कैसा होता है? हाई टेम्परेचर में होता है, बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है। आपने देखा होगा कि लावा मैग्मा का इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि कई चीजों को ये सर्वनाश कर देती है, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। वोल्केनो, लावा, और या फिर वोल्केनो से निकलता है, ज्वालामुखी से निकलता है लावा या मैग्मा, जो कि कंटेन करता है, मतलब हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान रखता है। इसके बाद में ये उच्च तापमान किस वजह से होता है? रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है भाई? रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट की वजह से ये उच्च तापमान होता है। रेडियो धर्मी पदार्थ की वजह से उच्च तापमान होता है। अब रेडियो धर्मी पदार्थ की वजह से उच्च तापमान होता है तो कितना तापमान बढ़ता है? 32 मीटर पर जाकर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है जब भी हम 32 मीटर पृथ्वी के अंदर जाएंगे। पृथ्वी के अंदर जब भी हम 32 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, और यही 1 डिग्री टेम्परेचर से कहीं पर 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर अप्रॉक्स में जाकर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि पृथ्वी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? अब देखिए पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। जो विभिन्न प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? इनकी आपस में कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो आप फिजिकल एक्टिविटी ले लीजिए,
आप मतलब किसी भी तरीके की एक्टिविटी ले लीजिए, केमिकल एक्टिविटी ले लीजिए, इनकी फिजिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके से सेम नहीं होती है। ये अपने आप में एक दूसरे से डिफर होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो जब 100 से 200 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं ये आपस में कैसा मतलब टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और हीट की वजह से लिक्विड फॉर्म में आना प्रारंभ कर देते हैं। जब लिक्विड फॉर्म में आना प्रारंभ कर देते हैं, ऊपर से प्रेशर पड़ता है, तो ये जब प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म बना रहता है। लेकिन अधिक टेम्परेचर की वजह से लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है। तो ना ही तो लिक्विड होता है, ना ही तो सॉलिड होता है, क्या होता है, सेम ही सॉलिड होता है। और जरा सी दरार मिलने से क्या होता है, वही जो लिक्विड फॉर्म, जो प्रेशर रिलीज होता है, और प्रेशर रिलीज होने की वजह से जो लिक्विड फॉर्म वाला होता है वो अचानक से ऊपर निकल आता है, ज्वालामुखी। अब जब 100 से 200 किलोमीटर तक जाएंगे तो क्या होगा, अंदर जो भी रॉक होगा, जो भी पत्थर होंगे, वो कैसे होंगे, मेल्ट करेंगे। भाई गलेंगे तो ना, जब इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो मेल्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जो अंदर जितने भी मतलब रॉक होंगे वो कैसे होंगे, मेल्ट करेंगे। अब जब रॉक मेल्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये किसका रूप धारण कर लेंगे, लावा का। और यही लावा बाद में क्या निकल के आता है, वोल्केनो, ज्वालामुखी से निकल के आता है। यही लावा बाद में क्या निकल के आता है, ज्वालामुखी से निकल कर आता है, यही लावा। देखिए प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। वोल्केनो से लावा मैग्मा निकलता है। लावा मैग्मा क्यों आता है, हाई टेम्परेचर की वजह से। हाई टेम्परेचर किसकी वजह से होता है, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट की वजह से। और रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट की वजह से प्रत्येक 32 मीटर में, एवरी आफ्टर 32 मीटर 1 डिग्री टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। अब कितना, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर अंदर तक जाने पर अंदर का जो भी रॉक होंगे, जो भी पत्थर होंगे, या फिर जो भी मतलब जो भी अंदर एलिमेंट पाए जाएंगे, तो वो सभी क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे, गलना स्टार्ट कर देंगे। और जब गलना स्टार्ट कर देंगे तो ये किसका रूप धारण कर लेंगे, लावा का। और यही लावा बाद में निकल के किसका, सीधा मैग्मा और लावा बन जाता है, जो कि वोल्केनो से निकलता है, ज्वालामुखी से निकलता है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ये जो अभी हमने क्या समझा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। अब हमने ये देखिए समझ में आ गया होगा कि लावा कैसे किस तरीके से रॉक मेल्ट कर रहे हैं। अब हम एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि एलिमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं। ये तो बस आपको समझाने के लिए है। अब एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि एलिमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं। वापस से क्या करते हैं, पिज्जा की स्लाइस बना लेते हैं। पिज्जा, ये देखिए भाई मैंने पिज्जा बनाया, आप लोग इसको खाने मत लग जाइए, बिल्कुल लड्डू। यहां से ये किसका है पार्ट, ये क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया मेंटल। ये क्या हो गया भाई, मेंटल। ये क्या हो गया, ये हो गया कोर। ये हो गया कोर। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। यहां देखिए, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको जरा सा मतलब वो ओशियनिक क्रस्ट, इसको भी बना देते हैं। ये जो पानी भरा हुआ है, ये मान लो पानी भरा हुआ, ओशियनिक क्रस्ट। ये ओशियनिक क्रस्ट हो गई। इसके जो निचला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये ओशियनिक क्रस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भाई मेरे ओशियनिक क्रस्ट हो जाएगा। और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये हो जाएगा ओशियनिक क्रस्ट। आपको याद रखना होगा सबसे पहले ये 0, ये 34 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर याद रख लीजिए। इसको आप 63, 71 ये ना याद कर पाए तो 6400 किलोमीटर याद रख लीजिए, यहां पर ये बिंदु, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं। यहां से देखिए, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला हिस्सा है, इसमें क्या पाया जाता है, सियाल। क्या पाया जाता है दोस्तों, सियाल। मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल पाया जाता है। लेकिन
और देखिए रुकिए रुकिए, पहले हम इसमें पढ़ते हैं। मेंटल, मेंटल में क्या पाया जाता है? सीमा, सियाल, सीमा। इसमें मतलब क्या है? सिलिका और प्लस मैग्नीशियम। इसके बाद में इसमें पाया जाता है निफे, निफे मतलब निकेल और आयरन। फेरम होता है ना, आयरन का क्या होता है? फेरम होता है ना केमिकल नेम, तो इसीलिए निफे, फेरम, आयरन, निकेल और आयरन ये पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सियाल। मेंटल में क्या पाए जाते हैं? कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? सीमा। कोर में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? निफे। लेकिन अब यहां पर जो पहले बताने वाले थे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या पाया जाता है भाई, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाया जाता है सीमा, सॉरी सियाल। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाया जाता है सियाल। अगर पूछा जाए क्वेश्चन ओशियनिक क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो ओशियनिक क्रस्ट में पाया जाता है सीमा। ओशियनिक क्रस्ट में सीमा पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी, सिलिका और मैग्नीशियम ये पाए जाते हैं। यहां से ये चीज समझ गए होंगे आप, आशा करता हूं मैं ऐसे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में क्या क्या पाया जाता है? सियाल, ये पाया जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। ओशियनिक क्रस्ट में पाया जाता है सीमा। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए क्या मतलब सियाल के बारे में या फिर सीमा के बारे में, कोई भी, या फिर क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में, कोर के बारे में, देखिए कैसे आ सकते हैं, मैच करने को आ सकते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सियाल पाया जाता है। और इसके बाद में ओशियनिक क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सीमा पाया जाता है। क्रस्ट के केवल पूछा जाए क्रस्ट में तो क्या है, अगर मतलब मान लीजिए क्रस्ट, मेंटल और कोर दिए गए हैं और कुछ ना दिया गया, केवल 3 ही दिए गए हो और सियाल, सीमा, निफे दिया गया है, तो क्रस्ट में आप क्या लिखेंगे? सियाल लिखेंगे, क्योंकि मोर देन किसका है, मतलब ज्यादा कौन है? सियाल पाया जाता है ज्यादा, तो इसीलिए सियाल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी सियाल की। और यहीं के बाद अगर ये नहीं पूछा, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट अलग अलग पूछा है, तो सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, सीमा ओशियनिक क्रस्ट में पाया जाता है। मेंटल में क्या पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है, मेंटल में भी सीमा पाई जाती है, सीमा। इसके बाद में कोर में क्या पाया जाता है? कोर में पाया जाता है आपका निफे, निफे पाया जाता है कोर में, कोर में निफे पाया जाता है। तो ये मैचिंग करने के लिए, तो ये सभी सही मैच है, आप इसको देख लीजिए, तो ये सभी सही मैच है, तो ये पाए जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारे आंतरिक संरचना के बारे में। अब मेन टॉपिक ये है कि जब ये आंतरिक संरचना है, 3 भाग हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, तो फिर लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बैरिस्फीयर, ये सब क्या चीजें? ये कौन सी खेती मूली? ये तो बड़ा दुख दर्द आ गया भाई, ये तो बड़ा दुख दर्द आ गया कि ये आखिर ये है कौन, क्या चीजें? लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और बैरिस्फीयर, ये आखिर कौन से खेत की मूली हैं? फिर ये क्या है? ये तो बड़ा दुख दर्द हो गया। अभी तो आपने बोला था सर कि लड्डू एकदम बताएंगे, तो फिर ये लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और मेसोस्फीयर और बैरिस्फीयर के बारे में आपने क्यों नहीं बताया? तो अभी भाई धैर्य रखिए और क्लास में बने रहिए, आपको सभी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए वापस से हम क्या बनाते हैं भाई, अपना एक पिज्जा। इसको पिज्जा देख के समझ के पढ़िए भाई, पिज्जा समझ के पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जितना ज्यादा पिज्जा खाएंगे उतना ज्यादा पिज्जा समझ में भी आएगा भाई। तो क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया? मेंटल हो गया, ये क्या हो गया? कोर हो गया। ये कितना होता है? 34 किलोमीटर तक होता है। ये कितना होता है? लगभग 2900 किलोमीटर तक होता है। और ये कितना होता है? 6371 किलोमीटर तक होता है। अब यहां से बात आती है कि लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, ये क्या चीज होती है? स्थल मंडल क्या होता है, कहां तक पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये कितना है? 100 किलोमीटर तक हिस्सा है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। लिथोस्फीयर ये हिस्सा होता है। अब लिथोस्फीयर
क्या क्या कंटेंट करता है, मतलब क्या क्या कंटेंट करता है, क्या क्या अपने पास रखता है, कौन कौन से एलिमेंट, क्या क्या चीजें रखता है। तो लिथोस्फीयर क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, देखिए क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, सियाल होता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सीमा भी होता है, और यहाँ पर मेंटल में क्या होता है, सीमा होता है। तो लिथोस्फीयर किससे किससे बना होता है, देखिए इसमें अगर एलिमेंट पूछ जाए तो लिथोस्फीयर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो जो सॉलिड स्टेट होती है, देखिए आप यहां समझिए, जो सॉलिड स्टेट होती है, लिथोस्फीयर की स्टेट कैसी होती है, सॉलिड होती है, ठोस होती है। लिथोस्फीयर की स्टेट कैसी होती है, सॉलिड होती है। इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है जहां पर लावा वगैरह बनता है, ये कैसा हिस्सा होता है, सेमी सॉलिड होता है। और कहां तक होता है ये हिस्सा होता है 700 किलोमीटर तक। दोस्तों कितना होता है, 700 किलोमीटर तक ये हिस्सा होता है। और यही हिस्सा जो 700 किलोमीटर तक होता है, जो 700 किलोमीटर तक ये हिस्सा जो होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर मतलब दुर्बलता मंडल। अब देखिए जैसा कि नाम है एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनो का मतलब क्या होता है, वीक, मतलब कमजोर, मतलब कमजोर, ये होता है वीक, कमजोर। जितना ही इसका नाम है मतलब कमजोर है, जैसा कि ये इसका नाम है दुर्बलता मंडल, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिखने में भले भी कैसा हो, कमजोर हो, वीक हो, लेकिन जब ये बिल्कुल बाहर निकल के आता है तो भौचाल मचा देता है एकदम। आप समझ सकते हैं कि सब कुछ सर्वनाश करने की तथा अपने पास रखता है। तो ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका एस्थेनोमंडल, एस्थेनोस्फीयर, सॉरी दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर ये हिस्सा होता है। क्या होता है भाई, एस्थेनोस्फीयर। इसके बाद में ये जो बचा हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है बचा वाला, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो कि कैसे फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, ये जो हिस्सा है ये मेसोस्फीयर होता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पक्का कंफ्यूज हुए होंगे कि सर ने पहले बताया सॉलिड होता है, इसके बाद बताया सेमी सॉलिड होता है, इसके बाद बताया कि सॉलिड होता है, फिर आप कहीं ये ना कहने लगे कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर आप कहते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो बिल्कुल भाई, बिल्कुल बात सत्य है, ऐसा ही होता है। ये जो कोर का हिस्सा है, ये जो आउटर कोर है, आउटर कोर, ये कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो इनर कोर है वो कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, इनर कोर कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। इनर कोर सॉलिड फॉर्म में होती है। और इन्हीं को क्या कहते हैं हम, इन्हीं को कहते हैं बेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं भाई, बेरिस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर सॉलिड फॉर्म में होता है, एस्थेनोस्फीयर कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है, बेरिस्फीयर कैसा होता है, लिक्विड और सॉलिड दोनों तरीके से होता है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे, पहले मैं आपको इन चीजों के बारे में बता दूं। देखिए यहाँ पर ये सॉलिड होता है, आपको समझ में आएगा कि रॉक है, पर्वत है, पहाड़ है। 32 मीटर पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म में हो रहा है। और सेमी सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से कहीं ना कहीं से दरार पड़ जाने की वजह से ये लावा ऊपर निकल रहा है, और लावा ऊपर निकलने की वजह से ये ज्वालामुखी का रूप धारण कर रहा है, और ज्वालामुखी बन जा रही है, यहाँ से निकल जा रहा है ज्वालामुखी बन के ये लावा। लेकिन जब ये लावा यहाँ बन रहा तो अंदर तो और ज्यादा लिक्विड होना चाहिए, तो ये सॉलिड कैसे आ गया। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए किसी भी चीज में मतलब ये एक गोला ले लीजिए, यहाँ पर अगर इसमें मान लीजिए कोई भी चीज भरेंगे तो कैसा होगा, मतलब इसमें प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा। जब प्रेशर बनेगा तो अंदर वाली चीज दबेंगी, तो ये क्या होते हैं, ये सब जितने एलिमेंट है ये दबने लगते हैं, और जब ये दबेंगे तो ये कैसे होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। जब यहाँ पर ऊपर से प्रेशर बन रहा है, नीचे तो ये दब रहे हैं, तो सॉलिड फॉर्म में हो गए। फिर ये लिक्विड कैसे आ गया, यहाँ तो और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, ऊपर का भी प्रेशर पड़ रहा होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको एक चीज ये भी तो पता होनी चाहिए, यहाँ पर आपके क्या हो रहे हैं, एलिमेंट चेंज भी तो हो रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, निकेल और फेरम, यानी मतलब आयरन आ रहा है। तो आयरन क्या है, आयरन की एक ना एक पोजीशन ऐसी तो आएगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि प्रत्येक तत्व, प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट कंटेन ए डिफर केमिकल
और फिजिकल एक्टिविटी हर तरीके से अलग होता है, मतलब इनकी हर तरीके की एक्टिविटी अलग होती है। तो आयरन कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेम्परेचर पर गलेगा, हालांकि ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो नहीं गल रहे थे, नहीं मेल्ट हो रहे थे, लेकिन जो आयरन है ये कहीं ना कहीं तो गलेगा। जब ये गलेगा फिर आपने कहा कि चलो मान लो ये गल रहा है तो यहाँ पर भी तो आयरन होगा, तो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म कैसे है और यहाँ लिक्विड फॉर्म कैसे है। तो आपको इससे समझिए, अगर मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये कोर है, कोर वाला हिस्सा है, ये कोर वाला हिस्सा, ये सेंट्रल बिंदु है। अगर यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में कोई चीज होगी, हल्की होगी, द्रव अवस्था में कोई चीज होगी, तो वो कहाँ होगी? किनारे किनारे होगी ना, आउटर में होगी, आउटर में होगी कि नहीं होगी। और जो भी ठोस फॉर्म में होगी वो कहाँ होगी? पृथ्वी के इनर में होगी, अंदरी भाग में होगी। जो भी ठोस चीजें होंगी वो पृथ्वी के अंदरी भाग में होंगी। तो जो आउटर में है, इसीलिए क्या है, आउटर में लिक्विड जितना भी मेल्ट हो पाया, आयरन और निकल जितना भी मेल्ट हो पाया, वो पृथ्वी के प्रेशर की वजह से। अब देखिए यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है तो ये इसमें दरार मिल गई है तो ऊपर चला है। अब इतनी नीचे से दरार नहीं मिल पा रही है तो प्रेशर की वजह से क्या हो रहे हैं, ये आउटर फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब आउट में आ जा रहे हैं प्रेशर की वजह से। और जो सॉलिड फॉर्म है वो बिल्कुल अंदर की ओर घुसा जा रहा है। तो इसी वजह से जो इनर कोर होती है वो कैसी होती है? सॉलिड होती है। और जो आउटर कोर होती है वो कैसी होती है? लिक्विड होती है। जो इनर कोर होती है वो कैसी होती है? सॉलिड होती है। और आउटर कोर कैसी होती है? लिक्विड होती है। यहां से अब देखिए लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर का जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है भाई। कैसा होता है? सॉलिड होता है। एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड होता है। कैसा होता है? सेमी सॉलिड होता है। और बेरिस्फीयर कैसा होता है? लिक्विड प्लस सॉलिड होता है। लिक्विड प्लस सॉलिड होता है, दोनों चीजें उनकी दोनों प्रॉपर्टी रखता है। इसके बाद में मेसोस्फीयर कैसा होता है? मेसोस्फीयर भी सॉलिड होता है भाई। कैसा होता है? सॉलिड होता है। अब देखिए लिथोस्फीयर के बारे में समझते हैं। लिथोस्फीयर के बारे में ये चीजें आई होप कि आप सभी लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, सभी को ये चीजें सब समझ में आ गई होंगी। अगर आपने इसको नहीं लिख पाया या फिर नहीं तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए और तब इसको लिख लीजिए, या फिर आप नोट कर लीजिए, या फिर बाद में इसको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके बाद में अपने मन से नोट्स बनाइए। फिर उसके बाद में कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक है तो उससे मिलाइए कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें और पढ़नी है। यहां से तो आपको ये समझ में आ गए होंगे कि सबसे पहले क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है। फिर इसके बाद में एस्थेनोस्फीयर। फिर इसके बाद में देखिए एक इसको भी याद कर लीजिए, इसका भी हम सीक्वेंस याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। इसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। तीसरे नंबर पर क्या होता है? मेसोस्फीयर। चौथे नंबर पर क्या होता है? बेरिस्फीयर। ये चौथे नंबर। तो ये भी आप सीक्वेंस याद कर लीजिए। लिथोस्फीयर किसको किसको रखता है? देखिए लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा है आपसे। लिथोस्फीयर कहां कहां होता है? 0 से 100 किलोमीटर। कितना होता है? 0 से 100 किलोमीटर। मतलब क्या है इसमें? देखिए रॉक होता है, पत्थर होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। ये आपको पता ही होगा, बता दिया था पहले। तो 100 से अब यहाँ पर हम बात करेंगे 0 से 100 किलोमीटर मतलब लिथोस्फीयर। तो ये किसका किसका पार्ट है? क्रस्ट इसमें आएगा जी, बिल्कुल आएगा। साथ ही में क्या आएगा? सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, क्योंकि ये तो 34 किलोमीटर तक ही है ना। क्रस्ट कितना है? 34 किलोमीटर तक। और लिथोस्फीयर टोटल कितना है? 100 किलोमीटर तक। तो लगभग में जो हमारा बचा है 66 किलोमीटर, वो किसका पार्ट है? अपर मेंटल का पार्ट है। अपर मेंटल का। तो सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, कुछ हिस्सा अपर मेंटल का, ऊपरी मेंटल का, ऊपरी भूप्रभार का कुछ हिस्सा होता है लिथोस्फीयर का भाग। ये यहां से आपको लिथोस्फीयर के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर कहां होता है? ये अपर मेंटल का पार्ट होता है। अपर मेंटल का पार्ट होता है। अपर मेंटल का पार्ट होता है। पार्ट ऑफ अपर मेंटल। पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ये अपर मेंटल का पार्ट होता है। कैसे फॉर्म में होता है? सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके बाद में मेसोस्फीयर के बारे में बात करें, मेसोस्फीयर के बारे में, तो ये कैसा होता है? ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और किसका भाग होता है?
लोअर मेंटल का भाग होता है भाई। किसका भाग होता है? लोअर मेंटल का। इसके बाद अगर हम बात करें बेरी स्फीयर का बारे में, बेरी स्फीयर किसका भाग होता है? बेरी स्फीयर भाग होता है भाई किसका? ये होता है आउटर कोर और प्लस इनर कोर का भाग होता है। मतलब आप एक सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं ये कोर का भाग होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि आउटर कोर होती है लिक्विड फॉर्म में और प्लस इनर कोर होती है सॉलिड फॉर्म में। तो इसी वजह से दोनों अलग अलग लिखा दिए। तो यहाँ पर ये लिथोस्फीयर हो गया, ये एस्टेनोस्फीयर हो गया, ये मेसोस्फीयर हो गया, ये बेरिस्फीयर हो गया। लिथोस्फीयर 0 से 100 किलोमीटर मतलब क्रस्ट और सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, जो कि क्रस्ट कितना है? 34 किलोमीटर। एस्थेनोस्फीयर अगर पूछा जाए तो एस्थेनोस्फीयर में पार्ट ऑफ अपर मेंटल का पार्ट होता है जो कि सेमी सॉलिड होता है। मेसोस्फीयर पूछा जाए ये सॉलिड फॉर्म में होता है और लोअर मेंटल का पार्ट होता है। और बेरिस्फीयर आउटर कोर और इनर कोर का पार्ट होता है जो कि लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में होता है। दोनों बात अलग, यहाँ पर दोनों। अब इनमें अगर पूछा जाए कि लिथोस्फीयर में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो देखिए क्रस्ट में कौन कौन से? सियाल, और मेंटल में सीमा। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए? सियाल और सीमा। एस्थेनोस्फीयर में कौन कौन से? मेंटल का हिस्सा है अपर मेंटल का, तो केवल सीमा। मेसोस्फीयर में सॉलिड है, लोअर मेंटल का हिस्सा, लोअर मेंटल में केवल सीमा। बेरिस्फीयर में केवल निफे। ये हो गए एलिमेंट। लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बेरिस्फीयर, ये हो गए आपके एलिमेंट। इसके बाद में आपने एक चीज देखी होगी, मतलब पृथ्वी के अंदर तक हम जा रहे हैं, पृथ्वी के अंदर हम जितना अंदर चले जाते हैं, क्या हमें इनमें कहीं पर समानता नजर आ रही है? मतलब कोई भी चीज समान नजर आ रही है कि जैसे मान लीजिए पहले सॉलिड हो रहा है, फिर उसके बाद में लिक्विड हो रहा है, तो उसके बाद में लिक्विड ही होना चाहिए ना। फिर ऐसे मतलब समानता तो है नहीं, पहले सॉलिड हो रहा है फिर सेमी सॉलिड हो रहा है। जैसे कि ये मान लीजिए ये मैंने पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा बना दिया, ये बना दी क्रस्ट, ये बना दी कोर, सॉरी मेंटल, और ये बना दी आपकी कोर। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो हिस्सा है ये इसको दो भागों में और विभाजित कर दे रहे हैं। ये हो गई आपकी अपर क्रस्ट और ये हो गई लोअर क्रस्ट। इसको भी अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल, इसको भी, ये क्या हो गई आपकी आउटर कोर, ये क्या हो गई आपकी इनर कोर। अब यहां देखिए ये जो फॉर्म था वो कैसा था? सॉलिड। ये जो फॉर्म कैसा था? सेमी सॉलिड। ये जो फॉर्म कैसा है? सॉलिड। ये फॉर्म कैसा है? लिक्विड। ये फॉर्म कैसे किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में। तो ये जो है यहां से आपको दिख रहा होगा, यहां पर क्या समानता पाई जा रही, क्या कंटिन्यूटी है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूटी है। कैसी है? डिसकंटिन्यूटी है, मतलब असमानताएं हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है तो कहीं पर कुछ हो रहा है। तो ये डिसकंटिन्यूटी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी किस जगह पर पाई जाती है। तो इसको हम याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। आप कैसे याद रखेंगे? सी, पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए ये कौन सी है? ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये कौन सी है? कोनराड। ये कौन सी है भाई? कोनराड। ये डिसकंटिन्यूटी कौन सी है? ये वाली, ये है आपकी मोहो डिस्ट्रिक्ट या फिर मोहरोविच, मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये कौन सी आपकी डिसकंटिन्यूटी है? ये है आपकी रेपटी है। ये कौन सी है? रेपटी। इसके बाद में आपकी कौन सी आएगी? इसके बाद में आएगी आपकी गुटनबर्ग। कौन सी आएगी भाई? गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद आपकी कौन सी आएगी? ये वाली लेहमान डिसकंटिन्यूटी। अब इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, वो क्या है? आपको एक चीज याद रखनी होगी, सीएम मुख्यमंत्री, सीएम चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, सीएम
RGL, RGL, CMRGL, CMRGL, ये चीज याद रख लीजिए। CM मतलब C मतलब कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। कमेंट में बताइए कि जल्दी से जल्दी कि डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। देखिए पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स या पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स या पदार्थ पाए जाते हैं और सभी मटेरियल और पदार्थ एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रॉपर्टी रखते हैं, भिन्न भिन्न गुण रखते हैं। गुणवत्ता कैसी होती है सबकी भिन्न भिन्न अलग होती है। कैसी गुणवत्ता, चाहे वो आप उनकी टेम्परेचर से रिलेटेड देख लीजिए, चाहे उनकी डेंसिटी से रिलेटेड देख लीजिए, चाहे तो आप उनके केमिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए, चाहे तो आप उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए। हर तरीके की गुणवत्ता सबकी क्या है, अलग अलग है। और इन्हीं गुणवत्ता की वजह से ये जो गुणवत्ता दी गई है, इन्हीं गुणवत्ता की वजह से मतलब जो जितने भी मटेरियल्स पाए जाते हैं उनकी अलग अलग गुणवत्ता की वजह से इनके बीच में आपस में डिसकंटिन्यूटी होती है। कहीं पर सॉलिड फॉर्म आ जाती है, कहीं पर सेमी सॉलिड आ जाती है, कहीं पर लिक्विड आ जाती है, कहीं पर फिर सॉलिड आ जाती है। तो ये डिसकंटिन्यूटी होती रहती है और इन्हीं के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उनको कहते हैं कॉनराड, रेपटी, मोहो, गुटनबर्ग और लेहमान। अब ये किनके बीच को देखिए, अगर क्वेश्चन आए मेंटल और क्रस्ट के बीच की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी। यहां से देखिए, ध्यान दीजिए आप फिगर में, मेंटल, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेंटल और क्रस्ट की बीच की डिसकंटिन्यूटी मतलब जो ये वाली डिसकंटिन्यूटी है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। जो ये वाली डिसकंटिन्यूटी है इसको क्या कहते हैं, कॉनराड कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी क्या कहते हैं, रेपटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आउटर कोर और इनर कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। आप सभी लोग नोट्स बनाइएगा और ये सभी नोट्स आप हमें मेरे जितने भी आप ये नोट्स बनाएंगे तो आप हमें मेल कर दीजिएगा कि आपके नोट्स कैसे बने हैं। आप मेल आईडी रहेगी जो tirbaclasses@gmail.com। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहीं पर आप अपने प्रॉब्लम या डाउट क्लियर कर सकते हैं tirbaclasses@gmail.com। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, हमें तिरवा क्लासेस नाम से इंस्टाग्राम पर सर्च करिए और फॉलो करके यहाँ से अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। या फिर आप हमारे ऑफिशियल अकाउंट मतलब मेरे खुद के अकाउंट आकाश बाथम @आकाश_बाथम_TC, ये हमारा ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर फॉलो करके यहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने सीखा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में मैंने सारी जानकारी ले ली। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये सिद्धांत किसने दिया, इसमें क्या कहने हैं, इसके उपयोग मतलब इसके क्या क्या इफेक्ट पड़े, क्या क्या उन्होंने बताया था इसके बारे में, इनको सिद्ध कैसे किया था कि का। अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या है, जो देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या होता था, इसमें बताया गया था कि जो पहले संसार 250 मिलियन लगभग 250 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारा वर्ल्ड था वो कैसा था, केवल एक ही कॉन्टिनेंट था। इसके बाद में ये ड्रिफ्ट होना मतलब विस्थापन होना स्टार्ट हुआ है। और वो किस किस वजह से विस्थापन हुआ है और कैसे पता चला है, तो ये सभी किससे रिलेटेड है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। जैसे उन्होंने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं, इसी वजह से पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में विस्थापन होना शुरू हो गया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में सुनामी, भूकंप, अर्थक्वेक के बारे में, वोल्केनो के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, रॉक के बारे में, इन सब चीजों के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और फिजिकल ज्योग्राफी आपकी बहुत ही जल्दी समाप्त कर देंगे। इसी ज्योग्राफी के बाद में जब आप ये समझ जाएंगे तो इसके बाद में आपको सारी ज्योग्राफी के बारे में आइडिया लग जाएगा। जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको आसानी से सारी चीजें पता चलेंगी
कि किस तरीके से कहां पर है। इससे पहले जो हमारा एक टॉपिक और रह गया था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, उसका भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये कवर पहले करा दिया है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।